गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो गाइटन एंड हॉट फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 71 का जो है वो लेक्चर नंबर 4 है। सो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूरोलॉजिकल सेंटर्स दैट इन्फ्लुएंस द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फीडिंग। सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ फीडिंग इज द मैकेनिकल एक्ट ऑफ फीडिंग प्रोसेस इटसेल्फ। अच्छा, फीडिंग का एक और प्रोसेस है जिसे मैकेनिकल एक्ट ऑफ फीडिंग प्रोसेस कहते हैं। इफ द ब्रेन इज सेक्शन बिलो द हाइपोथैलेमस बट अबव द मेसेंसेफेलॉन, द एनिमल सेल्स कैन स्टिल परफॉर्म द बेसिक मैकेनिकल फीचर्स ऑफ द फीडिंग प्रोसेस। अगर हम सेक्शन करेंगे ब्रेन को अबव द हाइपोथैलेमस मीन्स के बिलो द हाइपोथैलेमस अबव द मेसेंसेफेलॉन, तब भी जो है हमारे पास जो फीडिंग प्रोसेस है एनिमल्स का वो इंटेक्ट ही रहेगा, वो काम करेगा। इट कैन बी सेलिवेट, लिक, इट्स लिप, सेलिवेट भी कर सकते हैं, अपने लिप्स को लिक भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास मेन है उसके अलावा हमारे पास जो मेन है वो है chew food and swallow. Therefore, the actual mechanisms of the feeding are controlled by the center in the brain stem. The function of the other center in feeding then is to control the quality of food, quantity of food and to excite the centers of the feeding mechanisms. अच्छा, तो हमारे पास मीन्स के एक्चुअल सेंटर जो है हमारे पास वो ब्रेन स्टेम में है, जो कि हमारे पास मैकेनिकल ऑफ फीडिंग कंट्रोल जो होती है वो हमारे पास कैसी होती है, ब्रेन स्टेम्स में। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा दूसरे जो सेंटर्स होते हैं वो क्वांटिटी ऑफ फूड इनटेक और फीडिंग मैकेनिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब क्या है, न्यूरल सेंटर्स हायर दैन द हाइपोथैलेमस आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ फीडिंग पर्टिकुलरली एंड द कंट्रोल ऑफ एपेटाइट। अच्छा, न्यूरल जो हायर सेंटर्स होते हैं वो भी हमारे पास एपेटाइट को मीन के फूड को जो है कंट्रोल करते हैं। दीज सेंटर इंक्लूड द एमाग्लाइडम and prefrontal cortex are closely coupled with the hypothalamus. It is equal from the dissection of the sense of smell that the portions of the amygdala are a major part of olfactory nervous system. Dissection like amygdala have demonstrated that some of its areas increase feeding whereas other inhibit feeding. In addition, stimulation of the feeding, an important effect of destructions of the amygdala on both sides of the brain is cyclic blindness in the choice of food. In other words, the animals particularly loses the appetite control that determine the type and quantity of food it eats. अच्छा, उस देखो हायर सेंटर हमारे पास जो होते हैं ना, मीन्स के अगर ब्रेन को सेक्शंस किया जाए कहाँ पे, बिलो द हाइपोथैलेमस बट अबव द मेसेंसेफेलॉन, तो भी हमारे पास जो है वो एनिमल्स का ब्रेन जो काम करता है, सेलिवेशन का प्रोसेस होता है, स्वेलिंग होती है, च्यू फूड होता है। उसका मतलब यह है कि ब्रेन मतलब हमारा जो फीडिंग कंट्रोल है वो होती है कौन कंट्रोल करता है, उसे ब्रेन स्टेम्स कंट्रोल करता है। ठीक है। अब ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे पास कंट्रोल करता है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए फूड की और फीडिंग का मैकेनिज्म किस तरीके से एक्टिवेट होना चाहिए। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में मीन्स के हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमाग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि हमारे पास फीडिंग के मैकेनिज्म को वो भी कंट्रोल करते हैं। अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए हमारे पास एमाग्डाला न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या होता है कि इसके एरियाज मीन्स के तो ये इनहिबिट कर देगा फीडिंग को। ठीक है। इंक्रीज फीडिंग एंड कुछ इसके एरियाज इनहिबिट कर देंगे फीडिंग को, कुछ इसके एरियाज जो है वो एग्जिट कर देंगे फीडिंग को। इसके अलावा ये सेंस ऑफ स्मेल में, ऑल्फैक्टरी सेंसेस में भी को भी ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अगर एमाग्डाला न्यूक्लियस की हमारे पास देखो डिस्ट्रक्शन हो गई बोथ साइड की, तो हमारे पास ब्लाइंडनेस, साइक्लिक ब्लाइंडनेस मीन्स के क्वांटिटी ऑफ फूड हमें पता नहीं चलेगी, हमारा फूड इंटेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके। सो इस पैराग्राफ में सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि एमाग्डाला न्यूक्लियस भी हमारे पास जो है वो एमाग्डाला और हाइपोथैलेमस के जो दूसरे न्यूक्लियस हैं लाइक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो भी एज अ फीडिंग कंट्रोल सिस्टम काम करता है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स दैट रेगुलेट क्वांटिटी ऑफ फूड इनटेक। अच्छा, याद रखिएगा फैक्टर्स वो जो कि क्वांटिटी ऑफ फूड इनटेक को रेगुलेट करते हैं। तो दो तरह की रेगुलेशन होती है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होती है, the regulation of quantity of food intake can be divided into the short term regulation which is concerned primarily with the preventing over control at meal, and long term regulation which is concerned primarily with maintenance of the normal quantities of energy stored in body। देखो फूड की इंटेक जो होता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन मीन्स कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में यह होता है कि जब हम लोग खा रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होंगे मीन्स के स्टिमुलेट होंगे जो कि हमें बताएंगे कि अब हमें खाना नहीं खाना, अब मीन्स के खाने को रोक देना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि वो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ फूड जो होती है, एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में, जो कि कंसर्न होती है मेंटेनेंस मीन्स कि हमें लॉन्ग टर्म फूड में क्या है कि हमारे हार्मोन्स वगैरह ऐसे चेंज होंगे कि वो हमारे पास जो भी सिस्टम था फूड का इंटेक होने का
ताकि हमारी रेगुलेशन हो सके, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीलिंग इनहिबिट्स करती है फीडिंग को। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स फैक्टर सप्रेस फीडिंग लाइक CKK, उसके अलावा GLP हो गया, CKK हो गया, और उसके अलावा PYY हमारे पास हो गया, ग्रेलिन हो गया विच इंक्रीज द फीडिंग। ओरल रिसेप्टर मीटर फूड इनटेक, ओरल रिसेप्टर मीटर फूड इनटेक। इस तरीके से अगर इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे? इफेक्ट ऑफ ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स ऑन हंगर एंड फीडिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, उसके अलावा फीडबैक सिग्नल फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज रेगुलेट फूड इनटेक उस, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक किस तरीके से की हो, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कैसे। अच्छा, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो व्हेन पर्सन इज ड्राइवन फॉर अ हंगर टू ईट worklessly and rapidly when turns off the eating when he or she has eating enough, that has been enough time for changing the body energy stored to occur and it take hour for energy factor to be absorbed in the blood to cause necessary inhibition. Yet it is important that the person not overeat and that he or she at an amount of food that approximate nutrition fields. The following are the several type of rapid feedback signals that are important for this purpose. अच्छा, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ फूड इनपुट में क्या होता है कि मीन्स के अब हम लोग खाना खा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इनफ खाना खा लिया, अब हमारे रुक जाना चाहिए? तो देखो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस वगैरह है, न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं जो पहले ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, देन फिर पर्सन्स को जो है इनहिबिशन फैक्टर्स को इनहिबिट करवाते हैं, उससे इनहिबिट करवाते हैं ताकि आप खाना खाना रुक जाए। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। इस तरीके से तो बंदा डेली मील पे बैठेगा तो पता नहीं कितना खाना खा लेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि अब मुझे खाना ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ओवर ईटिंग के फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सो इसलिए कुछ रैपिड हमारे पास फीडिंग इनहिबिट फीडर्स होते हैं, मीन्स के इनहिबिट करते हैं फीडर्स को। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रैपिडली मीन्स कि हम लोग खाना खा रहे होते हैं और फिर हमारा पेट जब फुल हो जाता है तो ऐसे सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं जो कि उसे इनहिबिट करवाते हैं, हमारा जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर है उसको स्टिमुलेट करवाते हैं और फूड की इनहिबिशन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीलिंग इनहिबिट्स फीडिंग। व्हेन द GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिकम डिस्टिंक्टिंग स्पेशली द स्टमक एंड duodenum start inhibitory signals that transport mainly by the vagus to suppress the feeding center, they are reducing the desire for food. अच्छा, पहले हमारे पास GIT ट्रैक में जो है सबसे पहले ये होता है कि हमारी GIT ट्रैक फिल, जैसे ही हमारे स्टमक और ड्यूटेनम फिल हो जाएगा तो कुछ सिग्नल्स वेगी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाएंगे और फिर वहाँ पे जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर है उसको स्टिमुलेट करवाते हैं और हमारे पास फीडिंग सेंटर को इनहिबिट करवाते हैं ताकि हमारा खाना खाना रोक सके। तो इस तरीके से इनहिबिट फीडिंग होती है। दूसरा होता है GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोनल फैक्टर सप्रेस फीडिंग, कोलियोसिस्टोकाइनिन CKK रिलीज मेनली इन द फैट एंड प्रोटीन्स इंटरिंग द ड्यूटेनम enter the blood and act as a hormone to influence several GIT function as a gallbladder contraction, gastric emptying, gut motility, gastric secretions. CKK also activate receptor on local sensory nerves duodenums, sending message to the brain via the vagus nerves to contribute to satiation and meal cessation. देखो CKK क्या करता है कि जैसे ही हमारे पास मीन्स के CKK कुछ जैसे हमारा स्टमक में और इंटेस्टाइन में खाना जाता है तो CKK मीन्स के फैट एंड प्रोटीन्स ड्यूटेनम में जाते हैं, ठीक है, ड्यूटेनम में जाते हैं और जैसे ही ब्लड में इंटर होते हैं तो हमारे पास CKK इनहिबिटरी इफेक्ट देता है हमारे ब्रेन को कि अब हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो इनहिबिट होता है। अच्छा, इसके अलावा CKK गॉल ब्लैडर की कंट्रक्शन करवाता है, गैस्ट्रिक एम्प्टी करवाता है, गैस्ट्रिक की सिक्रीशन करवाता है, गट मोटिबिलिटी करवाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि CKK जो है वो मैसेज सेंड करता है ब्रेन को वेगस नर्व के थ्रू और मील ताकि वो खाने को अब सेटिस्फेक्शन ऑफ सैटिस्फैक्टरी न्यूक्लियस जो है सैटिस्फैक्टरी सेंटर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इनहिबिशन हो जाती है मील की, ठीक है। उसके बाद क्या है द इफेक्ट्स, उसके बाद है the effects of CKK is short-lived and chronic, as CKK by itself has no major effects on body weight. Therefore, CKK function mainly to prevent overeating during meals, but not play a major role in frequency of the meal as the total energy consumed. अच्छा, CKK क्या होता है? शॉर्ट लिव होता है, ठीक है। क्रोनिक CKK की जो स्टेबिलिटी होती है मीन्स कि इसमें ओवरवेट नहीं करवाता, मीन्स कि अगर ये क्रोनिक इसके एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो इसकी वजह से ओवरवेटिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता। बस हमें ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फीडिंग को इनहिबिट करवाता है। PYY इज सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटायर GIT ट्रैक बट स्पेशली फ्रॉम द इलियम एंड कॉलोन से फूड इनटेक स्टिमुलेट रिलीज ऑफ PYY विद ब्लड कंसंट्रेशन राइजिंग टू पीक 1 to 2 hours after ingestion of meals. These peaks level of PYY influenced by the number of calories ingested and composition of the food with have PYY observed after meal with high feed. Also, induction of PYY in the mice have been shown to decrease food intake for 12 hours or more. The importance of GIT tract hormone regulatory apparatus is another.
PYY क्या होता है, वो इंटायर GIT ट्रैक्ट से स्पेशली इलियम और कॉलोन से रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो ये पीक पे चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद ही क्या करता है कि फैट की कंटेंट ज़्यादा जब हो जाता है तो फिर ये PYY इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और हमारी इनहिबिशन हो जाती है किसकी, फूड की। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसमें जो है वो PYY को माइस के अंदर इसको इंड्यूस करवाया गया था, जिसकी वजह से उस चूहे ने, मतलब कि उस एक्सपेरिमेंट में 12 आवर तक माइस है ना का फूड इंटेक डिक्रीज हो गया था। फॉर रीजन दैट आर नॉट इंटेंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन स्टिम्युलेट देम टू सिक्रीट GLP। इंटायरली अंडरस्टैंड है कि फूड जब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है तो GLP ग्लाइकोलाइन लाइक पेप्टाइड जब रिलीज होता है टू इनहेंस ग्लूकोन प्रोडक्शन, जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाता है, एंड सेक्रेशन फ्रॉम दी टू सप्रेस एपेटाइट पैनक्रियाज से एंड इंसुलिन। और GLP और इंसुलिन जो होता है वो सप्रेस करते हैं एपेटाइट को। थस जो ईटिंग और मील जो स्टिमुलेट होता है वो सेवरल GIT हार्मोन्स को इंड्यूस करवाता है और फिर रिड्यूस करता है फूड की इंटेक को। तो यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास कौन कौन सा GLP हो, PYY हो और फिर CKK हो, ये सब इनहिबिटिव फैक्टर्स हैं। मतलब GIT ट्रैक्ट के कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि इनहिबिट करवाएंगे फीडिंग के प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ग्रेलिन। अगर हम लोग ग्रेलिन की बात करें तो ग्रेलिन हमारे पास, अच्छा याद रखिएगा कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त ग्रेलिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और PYY जो है वो पीक पे पहुँच जाता है। अब ग्रेलिन क्या है? Ghrelin as gastrointestinal hormone increase feeding. Ghrelin hormone released mainly by the oxytocin cell of stomach, but also to much extent by intestine. Blood level of ghrelin rise during fasting, peak just after before eating, and then rapidly fall and rapidly. A meal suggests a possible in stimulating feeding. Also, administering ghrelin increase food intake in experimental further supports the possibility that it may be oxygenic hormones. However, its physiological role in human answer है। अच्छा, जो ग्रेलिन होता है हमारे पास, ग्रेलिन जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं मीन्स हमें जब, अच्छा अब ग्रेलिन क्या होता है, मतलब जब हमें भूख लगती है ना तो स्टमक के सेल ऑक्सीजन सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास ग्रेलिन को इंड्यूस करवाते हैं। और ग्रेलिन इंड्यूस होने की वजह से ग्रेलिन जो है वो ड्यूरिंग फास्टिंग पीक तक पहुंच जाता है और स्टिमुलेट करता है फीडिंग को, ठीक है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओरल रिसेप्टर्स मीटर फूड इनटेक व्हेन एन एनिमल विद और फिर ये हमारे पास फीडिंग सेट है, मतलब कि हमें भूख लगने के बाद कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ग्रेलिन। और ग्रेलिन के रिलीज होने की वजह से बिफोर मील में खाना खाने से पहले जब हम भूख लगती है तो ग्रेलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसका पीक होता है, ठीक है। और जैसे हम खाना खाते हैं तो ये लो हो जाता है। ओरल रिसेप्टर मीटर फूड व्हेन एन एनिमल विद एन esophageal fistula is fed large quantities of food is immediately lost again to the exterior. The degree of hunger is decreased after a reason able to food has passed through the mouth. This effect during despite the fact that the GIT tract does not become the least bit filled. Therefore, it is possible that the various oral factors related to feeding, such chewing, salivation, swallowing, and tasting meter, the food passes through the mouth, and after a certain amount has passed, the hypothalamic feeding center become inhibited. However, the inhibition caused by this meter mechanism is less intense and of short duration, usually lasts for 20 to 40 minutes. That is anyway caused by GIT flame. अच्छा, ओरल रिसेप्टर्स मीटर्स क्या होता है कि मतलब ज़्यादा अमाउंट में ज़ाहिर है हम खाना खाएंगे तो ईसोफेगस के अंदर हमारे पास माउथ के अंदर सेलिब्रेशन भी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि च्यूइंग का प्रोसेस ज़्यादा होगा, स्वेलिंग का प्रोसेस ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से हमारे हाइपोथैलेमस के बाद ये चाहती है कि हमने इनफ अमाउंट ऑफ खाना खा दिया, अब हमें इनहिबिशन की ज़रूरत है, अब बस वो इनहिबिट हो जाते हैं हाइपोथैलेमस के जो भी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा 20 to 40 मिनट्स तक ही ये जो प्रोसेस है वो इन्हेंस रहता है। मीन्स कि 20 से 40 मिनट्स तक ही हमें लगता है कि हमने खाना खा लिया है, उसके बाद दोबारा से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि इससे हमें फिर टाइम मिल जाता है कि हम जो खाया है वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाए और ओबेसिटी की फैक्टर इन्हेंस ना हो। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन इसकी तरह इस वजह से होगी। अब इसके बाद है इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। सो इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एन एनिमल मीन्स कि हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो है जैसे इंक्रीज़ हुआ हमारे पास जो फीडिंग सेंटर्स हैं वो इनहिबिट्स हो जाएंगे, मीन्स के हंगर सेंटर्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से हमें फूड की इंटेक लॉस हो जाएगी। इस तरीके से अगर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह की कंसंट्रेशन ब्लड में लॉस होगी तो फिर हमारे पास जो मीन्स के फीडिंग सेंटर हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और हमें क्या होगा, हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर रेगुलेशन और फूड इंटेक का पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर्दियों में हमें खाना बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है कि सर्दियों में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है,
ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलेशन मीन्स के फैट की इंक्रीज हो जाता है हमारे पास, और उसकी वजह से हमारा फैट भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद एडिपोज टिश्यूज किस तरीके, देखो एडिपोज टिश्यूज में से लेप्टिन रिलीज होता है। वो लेप्टिन क्या करता है, वो जैसे रिलीज होगा ना तो वो हमारे पास कुछ इफेक्ट करवाता है। अगर हमारे पास एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा हो गए मीन्स के फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा, लेप्टिन रिलीज होगा। लेप्टिन के रिलीज होने से लेप्टिन जो है वो POMC से जो हमारे पास प्रोटीन्स जो भी हमारे पास हार्मोन्स आ रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उनको इन्हेंस करवाएगा। और जो NPY हमारे पास हार्मोन्स था, ठीक है, उनकी जो है वो रिडक्शन करवा देगा, ताकि जो NPY हार्मोन्स थे, NPY था यहाँ पे AGRP था, उसको उसको जो है इनहिबिट करवा देगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसे इनहिबिट करवाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सैटिस्फैक्टरी सेंटर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और इनहिबिटरी सेंटर्स क्या हो जाएंगे, वो फीडिंग सेंटर इनहिबिट हो जाएंगे। इस तरीके से उसके अलावा भी एटीबेस का कुछ और इफेक्ट होता है, फिर वो ऑपोजिट इफेक्ट देगा जब हमारे पास लेप्टिन रिलीज होना कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे। अब लॉन्ग टर्म स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, एन एनिमल दैट हैज़ बीन starvated for a long time and is then present with unlimited food inter for great quantity, then does an animals that has been unregular converse। देखो अगर एक एनिमल है वो काफ़ी दिन से भूखा है, उसके सामने खाना रखेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अमाउंट में खाना खाएगा। कन्वर्सली एन एनिमल that has force for feed for several weeks eats very little when allowed to eat according to its own desire, thus the feeding control mechanism of body is great guard to the nutrition state of। देखो अगर एक जानवर है जिसे काफ़ी दिन तक भूख दी है, उसके सामने खाना लेके आओगी ना तो एज पॉसिबल इतनी अमाउंट में खाना खाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से एक वो एनिमल जिसे हम लोग जो है वो फोर्स करके खिलाते थे खाना डेली बेसिस पे, और उसके सामने बहुत सारा खाना रख दोगे ना तब भी वो उतना ही खाएगा जितना वो फोर्सफुली पहले खाता था। ठीक है, क्योंकि फीडिंग सेंटर्स होते हैं हमारे पास। अब इफेक्ट्स ऑफ ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड ऑन हंगर एंड फीडिंग सेंटर। It has been known that a desire in decrease in blood glucose concentration cause hunger, which has led to so-called glycostatic theory of hunger and feeding regulation. Similar studies had been demonstrated the same effect for glucose, amino acids, and blood concentration of breakdown products of lipids such as keto acids and some fatty acid, leading to aminostatic and lipostatic theories of regulation. That is, when availability of any of three major of food diseases, the desire for feeding is increased, eventually returning the blood metabolism concentration back toward normal. Neurophysiological studies of function in a specific area of brain also support the glycostatic, aminostatic, and lipostatic theories. By the following observation, a rise in blood glucose level increase the rate of firing of glucoreceptor neurons in the satiety center in the ventromedial and the paraventral nuclei of the hypothalamus. The same increase in blood glucose levels stimulate only decrease the firing of glucose sensitive neurons in the higher center of the later hypothalamus. In addition, some animals amino acid and lipid sustains affects the rate of firing of these same neurons or other closely associated neurons. देखो क्या होता है, ब्लड लेवल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब चीज़ें जब हमारे पास किसके अंदर इंक्रीज होती हैं, जब ये इंक्रीज होती हैं। ठीक है, जब देखो ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हुई तो ग्लूकोजेनिक थ्योरी ऑफ हंगर और फीडिंग रेगुलेशन बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो अमाइनो एसिड है, ब्लड कंसंट्रेशन है, लिपिड्स की, कीटो एसिड वगैरह, जब इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास ब्लड में बढ़ जाएगी तो अमाइनो एसिड एंड लिपिड थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, मीन्स कि देखो इसमें सिंपल अगर मैं बताऊँ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और लिपिड जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो फीडिंग सेंटर इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, भूख कम लगेगी और फीडिंग सेंटर इनहिबिट हो जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक जो है वो डिक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में तो हमें फीडिंग सेंटर हंगर लगेगा और हमारे पास फीडिंग सेंटर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। अच्छा, न्यूरोलॉजिकली क्या है, हमारे पास दो फैक्ट थ्योरीज दी गई हैं, जैसे ग्लूकोस्टेटिक, अमाइनोस्टेटिक। उनके जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो जो ग्लूको रिसेप्टर न्यूरॉन होंगे सैटिस्फैक्टरी सेंटर में, वेंट्रोमीडियल एंड पैरामेडियल हाइपोथैलेमस में, वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उनकी वो स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से हमारे फीडिंग सेंटर इनहिबिट हो जाएंगे। इस तरीके से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा तो जो ग्लूकोजेनिक न्यूरॉन होते हैं हंगर सेंटर ऑफ द लेटर हाइपोथैलेमस में, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और फिर हमें फीडिंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी और फूड इनटेक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड फूड इनटेक। When an animal is exposed to cold, it tends to increase feeding. When it is exposed to hot, it is tend to decrease its caloric intake. This is caused by interaction with the hypothalamus between temperature regulatory system.
Food intake regulatory system, that is important because of food intake in a cold animal increase metabolic rate, provide increased fat installation, both of which tend to correct. देखो हमें सर्दियों में भूख ज़्यादा लगेगी, उसका रीज़न क्या होता है कि जब भी एनिमल को, मतलब कोई भी इंसान या जानवर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जब सर्दियों में क्या होता है, उसमें उससे जो है उसका कैलोरी इनटेक जो है तो कम हो जाता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम और फूड इनटेक रेगुलेटरी सिस्टम इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। इसके लिए हमारा इंक्रीज हो जाता है फूड इनटेक, और उसी की वजह से हमारी फैट की जो है वो डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से हम लोग सर्दी में जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद है फीडबैक सिग्नल फ्रॉम एडिपोज टिश्यू रेगुलेशन, ठीक है। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ को पहले तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ। ये मैं बाद में डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन शायद आप लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगे, तो मैं इसलिए पहले उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ, वरना नोट्स तो इनके सबके मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ सिंपल करके। देखो इसमें ये जो हमारे पास है फीडबैक सिग्नल फ्रॉम एडिपोज टिश्यू रेगुलेशन, फीडबैक सिग्नल फ्रॉम एडिपोज टिश्यू रेगुलेशन में क्या होगा, जैसे ही फैट इंक्रीज हुआ एडिपोज टिश्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, लेप्टिन एडिपोज टिश्यू लेप्टिन को इंक्रीज करवाएंगे ब्लड में, आर्कुएट न्यूक्लियस पे एक्ट करेगा, वहाँ से एनपीआर की इनहिबिट, ऑक्सीजनिंग जो भी हमारे पास न्यूक्लियस था वो इनहिबिट हो जाएगा, लेटर हाइपोथैलेमस इनहिबिट होगा, एनपीवाई रिलीज नहीं होगा, ठीक है। जो भी हमारे पास ऑक्सीजनिंग जो फूड को इनहेंस करवा रहे थे वो सारे फैक्टर इनहिबिट हो जाएंगे, लेकिन स्टिमुलेट किसे करेगा, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, जिसमें से CRH, ठीक है, रिलीज होगा, और वो सैटिस्फैक्टरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और फूड इंटेक जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इस तरीके से फूड इंटेक डिक्रीज हो जाएंगे। इस तरीके से ही अगर एडिपोज टिश्यूज डिक्रीज हुए, लेप्टिन डिक्रीज हुआ है, तो आर्कुएट न्यूक्लियर की स्टिमुलेशन होगी, उसने ऑक्सीजनिंग स्टिमुलेट करवाया, लेटर हाइपोथैलेमस से एनपीवाई रिलीज हुआ और फूड इंटेक बढ़ गई। लेकिन इस अगर और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, CRH जो है वो डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से सैटिस्फैक्टरी सेंटर जो है वो इनहिबिट हो गया और हमारे पास फीडिंग सेंटर जो है वो इंड्यूस हो गया, और उसकी वजह से हमारा फीडिंग सेंटर पूरा एक्टिवेट हुआ और हमने खाना स्टार्ट कर लिया। ओके, सो ये इसका मेन फैक्टर है, ठीक है। इसकी एक और डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उससे आप लोगों को ज़्यादा, उसमें से भी ये देखो रोल ऑफ लेप्टिन, ठीक है। जब हमारे पास, अच्छा, रोल ऑफ लेप्टिन में आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आ जाए तो, एडिपोज टिश्यू है, वेट गेन हुआ, लेप्टिन लेवल राइज हुआ, ठीक है। आर्कुएट न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट पड़ा, ऑक्सीजनिक जो भी फैक्टर्स थे वो सारे इनहिबिट हो गए, और जो हमारे पास जो भी CRH हो गया वो हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से रिलीज हुआ, उसकी वजह से ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया, सैटिस्फैक्टरी सेंटर इंक्रीज हो गया और फूड इंटेक डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये एक पूरा मैं अभी डिस्क्राइब करूँगी थ्योरी किस तरीके से। इसी तरीके से अगर हमारे पास एडिपोज टिश्यूज वेट लॉस हो रहा है, लेप्टिन का लेवल फॉल हो जाएगा, आर्कुएट न्यूक्लियस वाले सारे ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, PVN पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूक्लियस था, जो कि फीडिंग जो कि हमारे पास सैटिस्फैक्टरी सेंटर था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, और हमारे पास जो लेटर हाइपोथैलेमस था वो हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएगा और हमें इंक्रीज हो जाएगी फूड इंटेक को, ठीक है। तो ये पूरा उससे रिलेटेड है। अब हम इसको यहाँ पे गाइडेंस से करते हैं। फीडबैक सिग्नल्स from adipose tissues regulate food intake. Most of the stored energy in the body consists of the fat, the amount of which can considerably different individual. What regulates the energy reserves and why it is so much variably among individuals. देखो बहुत सारे जो है वो बॉडी में कंसिस्ट होती है जो कि डिफरेंट होते हैं, एनर्जी मतलब फैट की डिपोजिशन हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है। Studies in human in experiment indicates that hypothalamus sends energy stored through the action of leptin, a peptide hormone released from the adipocyte. When the amount of adipose tissue is increasing, signal excess energy storage. The adipocyte produce increased amount of leptin, which is released in the blood. देखो जब भी हमारे पास एडिपोज टिश्यूज के अंदर एडिपोसाइट फैट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो लेप्टिन को रिलीज करता है ब्लड में. Leptin that circulate into the blood where it's move across the blood-brain barrier by facilitated diffusions and occupies leptin receptor and multiple site in the hypothalamic, especially POMC neurons of the arcuate nuclei and neurons of the paraventricular nuclei. लेप्टिन रिलीज होगा. देखो एडिपोसाइट्स हमारी बॉडी में बढ़े
लेप्टिन रिलीज हुआ। लेप्टिन जो है वो ब्रेन बैरियर के थ्रू किसमें, POMC न्यूरॉन्स के अंदर मूव करेगा और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे आर्कियो न्यूक्लियाई का और वहाँ पे अपने रिसेप्टर को इंड्यूस करेगा। स्टिमुलेशन ऑफ द लेप्टिन रिसेप्टर दीज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर इंड्यूस मल्टीपल एक्शन डिक्रीज फैट स्टोरेज। अच्छा, अब ये लेप्टिन जो है वो डिक्रीज करेगा फैट के स्टोरेज को, किस तरीके से, मल्टीपल डिक्रीज प्रोडक्शन इन दी हाइपोथैलेमस ऑफ एपेटाइट स्टिमुलेटर सेल NPY and GPRP, डिक्रीज करेगा हाइपोथैलेमस में किसकी, स्टिमुलेशन ऑफ दी NPY और AGRP, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ POMC न्यूरॉन एक्टिवेट करवाएगा PMC न्यूरॉन को, जो कि रिलीज करेंगे अल्फा MSH एंड एक्टिवेट करेंगे मेलेनोकॉर्टिक रिसेप्टर। इंक्रीज प्रोडक्शन इन दी हाइपोथैलेमस ऑफ सब्सटेंस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट फूड इंक्रीज करेगा कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन्स को, जो कि हमारे पास फूड की इंटेक को बढ़ाएंगे, और इंक्रीज करेगा सिंपैथिक नर्व एक्टिविटी थ्रू नॉर्मल प्रोजेक्शन फ्रॉम वेजोमीटर सेंटर विच इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड एनर्जी स्पेयर। इस तरीके से सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको इंड्यूस करवाएगा। फिफ्थ, डिक्रीज इंटरसिक्रेशन बाय द बीटा सेल विद इंक्रीज एनर्जी, डिक्रीज एनर्जी, सो इंसुलिन को जो है वो उसको इनहिबिट कर देगा, उसकी प्रोडक्शन नहीं करवाएगा, ठीक है। थस लेप्टिन इज एन इम्पॉर्टेंट बाय विच एडिपोज टिश्यू सिग्नल्स द ब्रेन इनफ एनर्जी हैज बीन स्टोर एंड देन इनटेक फूड इज नो लॉन्गर नेसेसरी। सो लेप्टिन का रिलीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचते हैं कि हमें अब फूड को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। In mice or humans with mutation that render fat cell unable to produce leptin or mutation that cause defective leptin receptor hypothalamus mark hyperplasia and morbid obesity occurs। अच्छा, अगर कोई भी हमारे पास लेप्टिन का डिसऑर्डर हो गया, मीन्स ये लेप्टिन की म्यूटेशन हो गई, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी अकर होगी। इन मोस्ट obese humans however there does not appears to be deficiency of leptin production because leptin levels increases in proportion with increasing adiposity। बहुत सारे ओबेस ह्यूमंस के अंदर लेप्टिन की प्रोडक्शन की डिक्रीज नहीं होते, बल्कि लेप्टिन लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एडिपोसाइट इंक्रीज होगा। देयरफॉर सम फिजियोलॉजी बिलीव दैट ओबेसिटी में बी एसोसिएटेड विद लेप्टिन रेजिस्टेंस, देयर आर लेप्टिन रिसेप्टर्स और प्रोस्ट रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे नॉर्मली एक्टिवेटेड बाय लेप्टिन मे बी डिफेक्टेड इन द ओबेस पर्सन्स। मीन्स कि इसमें क्या होता है, इसके रिसेप्टर जो हैं वो डिफेक्टेड हो जाते हैं, हुज कंटिन्यू टू ईट डिस्पाइट वेरी हाई ऑफ लेप्टिन, जिसकी वजह से लेप्टिन का लेवल बढ़ जाता है। Another explanation for the failure of leptin to prevent increasing of adiposity in obese medium is that there are many redundant systems that control feeding behavior as a social and cultural factors भी होते हैं जो कि हमारे पास फूड के इंटेक को बढ़ा देते हैं। तो ये सिंपल है, तो लेप्टिन का जो फैक्टर था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग टर्म की समरी है। Even though our information on the different feedback factor in body feeding imprecise, we can make the following general estimate. When the energy store of the body fall below normal, the feedings at our hypothalamus and other areas of the brain become highly active, and the person exhibit increased hunger as well as searching for food। देखो, different feeding mechanisms होते हैं जो कि हमारे पास स्टेटमेंट देते हैं कि जब एनर्जी स्टोर ऑफ दी बॉडी फॉल हो जाती है नॉर्मल, तो फीडिंग सेंटर जो होते हैं हाइपोथैलेमस के वो हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं और एग्जील करते हैं हंगर को, एज वेल एज सर्चिंग फॉर फूड। कन्वर्सली व्हेन द एनर्जी स्टोर मेबी इज फैट स्टोर्स आर ऑलरेडी अबंडेंट, द पर्सन यूजुअली लूज द सेंसेशन ऑफ हंगर एंड और सही कि फैट जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो फिर वो एज ईजिली हमारी बॉडी को भूख की ज़रूरत नहीं होती और हम लोग खाना नहीं खाते। अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी सिस्टम फॉर फीडिंग। The long-term regulatory system for feeding, which includes all nutrition energy feedback mechanism, helps maintain constant store tissue preventing। देखो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंट है। देखो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट एनर्जी फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो कि कांस्टेंट न्यूट्रिशन देता है हमारी बॉडी को, ताकि जब भी उसे खाने की ज़रूरत होती है मीन्स कि वो सोर्स देता है ना, ठीक है। द शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म stimulate severe two other purposes. First, they tend to make the person eat a smaller quantity of eating session that allow food to pass through the GIT tract at a steadier pace so that its digestible and absorbable mechanism work optimally rather than becoming predominantly overburdened. Second, they help prevent the person from eating amounts as meals that would be too much for metabolic storage such once all the food has been absorbed। देखो जो हमारे पास लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है उसमें हमें न्यूट्रिशंस मिलती रहती है, मीन्स कि हमने अगर कुछ नहीं भी खाया होता तो काफ़ी हद तक हमें ओवर का हम लोग कर जाते हैं ताकि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म इतना होता है। शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं ना तो शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें ओवर बर्डन होने से रोकते हैं, मीन्स कि हमें ज़्यादा खाना खाने से हमें फिर वो रोकते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा खाना ना खाएं।
तो ये सब कुछ था शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन से रिलेटेड। अब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ हमारे पास जो है वो मैं आप लोगों को नोट्स मतलब इसके की पॉइंट्स बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको याद करना है या फिर किस तरीके से ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें हम लोगों ने अभी जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पीओएमसी को भी किया था कि पीओएमसी न्यूक्लियस से एमएसएच निकलता है, फिर वो हमारे पास क्या करता है 3-5 उसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और वो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली पीओएमसी के वो ही रेगुलेट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या करवाते हैं सैटिस्फैक्टरी सेंटर्स वगैरह को जो है वो पीओएमसी का मतलब क्या होता है, देखो इनहिबिटर्स होते हैं, ये सैटिस्फैक्टरी सेंटर्स को इन्फ्लुएंस करवाते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं और फीडिंग सेंटर्स को इनहिबिट करवाते हैं। सो ये कुछ नोट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो गाइडेंस से ही बने हुए हैं ताकि आप लोग इजीली देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एनपीवाई कैसे रिलीज़ हुआ था, ऑक्सीजनेस है, फिर आरपी न्यूक्लियस में करता है, एनर्जी लो होती है तो फिर न्यूरॉन्स करता है और स्टिमुलेट करता है एपेटाइट को, ठीक है। एट द सेम टाइम ये पीओएमसी को जो है वो उसको रिड्यूस करवाता है। तो ये थोड़े से नोट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे जो है वो लिखे हुए, ठीक है, अनदर एस्पेक्ट्स में। और फिर उसके बाद मैकेनिकल एक्ट ऑफ फीडिंग में क्या था, ब्रेन स्टेम जो होता है हाइपोथैलेमस के अगर अबव द मेसेनसेफेलॉन बिलो द हाइपोथैलेमस हमारे पास जो है वो इंटैक्ट हो जाएगा तो भी फिर भी हमारे पास पूरे प्रोसेस जो है वो इंटैक्ट ही रहेंगे और हमारे पास सेलिब्रेशन वगैरह होगी, फीडिंग सेंटर्स होंगे। तो ये वो उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। अमेग्लेडा न्यूक्लियस के बारे में दिया हुआ है, अमेग्लेडा मीन कि वो हाइपोथैलेमस के साथ किस तरीके से फीडिंग कंट्रोल करवाता है, वो भी एक्चुअली फीडिंग को ही कंट्रोल करवाता है, क्योंकि अगर उसके दोनों तरफ से हमारे पास जो है वो लेजन हो जाती है तो उसकी वजह से फीलिंग की ब्लाइंडनेस हो जाती है और हम खाना खाते रहते हैं। तो ये सारे गाइडेंस के ही पॉइंट्स हैं जो मैंने शॉर्ट होके लिखे हैं। उसके अलावा हमारे पास ठीक है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन एंड शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ओवर ईटिंग को रोकती है, लॉन्ग टर्म जो होती है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म्स एक्टिविटीज़ जो भी हमारे पास फूड की होती है उनको रेगुलेट किस तरीके से है। इसमें जीआईटी टाइप फिलिंग होता है, वो सीके जीएलपी और इनके ग्रेलिंग होता है, और जीआईटी इनहिबिट किस तरीके से करती है, वो प्रोसेस है, हार्मोनल फैक्टर्स किस तरीके से। सो ये गाइटन के ही पॉइंट हैं, सी के वाई किस तरीके से इंड्यूस हो रहा था, वैगिनेस के थ्रू अपने काम कर रहा था, पी वाई किस तरीके से। सो ये वही सारे पॉइंट्स हैं कि जो गाइटन के हैं। ये सिर्फ शॉर्ट रिव्यू के लिए ताकि आप लोगों को याद रहता है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो इसे इम्पॉर्टेंटली अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज का तो ये वो सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रख लिए हैं ताकि आप लोग इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों को ठीक है, ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी रहेगा। सो एडिपोसाइट्स की साइकिल्स हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो अब जो मेन टॉपिक था गाइटिन एंड हॉल फिजियोलॉजी का वो यहाँ पे कवर हो चुका है। अब इसके बाद ओबेसिटी, स्टार्वेशन, वाइटामिन्स वगैरह हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उसको भी मैं एक लेक्चर में डिस्क्राइब कर दूँगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पॉइंट आपका क्लियर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर से आपकी क्वेरी को जो है वो सॉल्व करूँगी। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़ गाइस। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते हैं। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।